हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था उस चैप्टर का नाम था सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में अपने ये बात कर ली थी कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। उसका मैंने पीडीएफ आपको दे दिया है। ये कोई कंप्लीट पीडीएफ नहीं है, ये मात्र वो टॉपिक का पीडीएफ है जो मैंने आपको पढ़ाया है। जितने भी टॉपिक में पढ़ाता जाऊँगा उनके पीडीएफ बारी बारी आपको मैं सेंड करता जाऊँगा, जिससे आप आराम से लिख भी लेना और समझ के उनको पढ़ भी लेना। भाई ये आपका काम होगा, मेरा काम नहीं होगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जो भी हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। बाकी आपको बुक से बनाना पड़ता तो आप जो शेड्यूल वाइज नोट्स है और जो बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नोट्स है वो नहीं बना पाते। इसलिए मेरा कुछ दायित्व था, मेरा कुछ फर्ज था कि मैंने आपको मेरे हैंड राइटिंग के अंदर जो मैं लिख सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ वो डाल के आपको मैं शेयर कर दिया है। तो आप उसको पढ़िएगा और फिर भी कोई समस्या अगर आपको आती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं, आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली नहीं है। लेकिन भैया ओनली समस्या के लिए, ये नहीं फालतू की बातें कर रहे हो, वो अच्छी नहीं लगती वो बात, ठीक है। हाँ, तो अपन सॉलिड स्टेट सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सॉलिड क्या होते हैं। अब उन चीज़ों के ऊपर हम नहीं जाएंगे, टाइम ही नहीं खराब नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है और वैसे भी लॉकडाउन में और ज़्यादा खराब हो गया है मामला। आगे चलते हैं। तो मैंने कहा था सॉलिड को आप दो तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। एक तो आपका काम होगा पार्टिकल की अरेंजमेंट चेक करना कि आपके पास जो पार्टिकल है वो किस प्रकार व्यवस्थित है, और दूसरी चीज़ चेक करना आपके पास अंत आणविक आकर्षण बल कि जो अपने पास आकर्षण बल है यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसी कंपाउंड के अंदर कितने अच्छे हैं। यही बात थी हमारे पास। उसी आधार पर हमने सॉलिड को दो भागों में बांटा था। एक तो हमने बांटा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आपने बांटा था अमोर्फस सॉलिड। मैंने कहा था क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं, इसलिए हमने उस सॉलिड को बोला था ट्रू सॉलिड। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर तरीके से अरेंज नहीं होते, इसलिए हमने उनको बोला था अमोर्फस सॉलिड। और उसका मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनको अपन सुपर कूल लिक्विड यानी अति शांत द्रव के नाम से भी जानते हैं, ये बताई थी आपको। तीसरी विशेष बात, और वो बात मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट भी होती है, क्या कि जो अपने पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वे एन आइसोट्रोपिक यानी मैं कहूँगा विषमदैशिक होते हैं, जबकि आपके पास जो अमोर्फस सॉलिड थे वो होते हैं अपना आइसोट्रोपिक यानी इसे बोलते हैं समदैशिक। मैंने आपको कहा था विषमदैशिकता का मतलब क्या है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी दिशा परिवर्तन के साथ अगर भौतिक गुणों के मान के अंदर भिन्नता आ रही है, दिशा परिवर्तन के साथ अगर भौतिक गुणों के मान में भिन्नता आ रही है उसको बोलते हैं अपन विषमदैशिक। लेकिन अगर दिशा परिवर्तन के साथ भौतिक गुणों के मान में समानता आती है उसको बोलते हैं हम समदैशिक। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, डायग्राम बताया था कि अगर आप ए बी में, सी डी में, ई एफ में जाओगे तो तीनों डायरेक्शन के अंदर आपको जो पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट अलग अलग मिलेगा, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या मिलेंगी आपको अलग अलग। इसलिए मैंने कहा था अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलती है तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं एनआइसोट्रोपिक। और ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। और अमोर्फस सॉलिड क्या होती है? आइसोट्रोपिक। क्यों? मैंने कहा था वहाँ पे अरेंजमेंट क्या होता है? बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, आप किधर भी जाओ आपको एक जैसा अरेंजमेंट मिलेगा, इसलिए वहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। उसको बोला था हमने आइसोट्रोपिक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट यानी उनके जो गलनांक होते हैं वो शार्प होते हैं। शार्प का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण। इसका मतलब क्या होता है शार्प होने? बताऊँ आपको कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, यानी उस मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ही वो जाके मेल्ट होगा, ना तो उससे कम पर ना उससे ज़्यादा पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की थी आपके साथ बर्फ की, कि बर्फ जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्ट होती है, सेल्सियस के ऊपर, मतलब इससे कम पर और इससे ज़्यादा पर बर्फ को मेल्ट नहीं कर सकते। तो मतलब वो पॉइंट क्या होगा उसका? शार्प पॉइंट। यानी मैं कहूँगा जो बर्फ आपके पास होगी वो किसका एग्जाम्पल होगी भाई? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का। बात कह सकते हैं अपन। फिर मैंने आपसे कहा था अमोर्फस सॉलिड कि अमोर्फस सॉलिड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज के अंदर आता है, यानी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोई फिक्स नहीं होता, वो चेंज में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था आपसे रबर की, अगर आप रबर को जलाओगे तो पहले धीरे मुलायम होगा। ये थोड़ी कि जैसे आपने रबर को गर्म किया वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले आप रबर को गर्म करोगे तो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, पिघलते 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 जब लास्ट हो जाएगा, जब वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होगा। मतलब आपने टेम्परेचर की रेंज बनाई है, आपने उसको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दिया। पहले आपने 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होता चला जाएगा। यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोई फिक्स नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे सॉलिड जो कहलाते हैं वो अमोर्फस सॉलिड कहलाते हैं। मैंने आपको अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल बताए थे, जैसे अपने पास ग्लास हुआ, ग्लास तो सुपर कूल लिक्विड होता है और अमोर्फस सॉलिड होगा ही होगा। मैंने आपको बताया था प्लास्टिक हुए, अपने रबर हुए, अपने जितने पॉलीमर्स होते हैं, ध्यान रखना विशेष बात, जितने भी बहुलक होते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको आपके चैप्टर के अंदर, मतलब आपके सिलेबस के अंदर भी बहुलक, जितने भी बहुलक होते हैं, जितने भी पॉलीमर होते हैं वे सारे के सारे अमोर्फस सॉलिड होते हैं। जैसे पॉलीथीन हुई अमोर्फस सॉलिड होगी, पॉलीयूरेथेन हुआ अमोर्फस सॉलिड होगा, नायलॉन 66 होगा अमोर्फस सॉलिड होगा। जितने भी पॉलीमर होते हैं वो सारे के सारे अमोर्फस सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मैं बात करूँ, डायमंड की बात करूँ, मैं ग्रेफाइट की बात करूँ, ये जितने भी हैं जो हम यूज लेते हैं, आइस हुई, CO2 हुई, P4 हुआ, S8 हुई, सल्फर हुई, कुछ भी हुई, मतलब इनको बोलते हैं अपन कौन से सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बात हम कर चुके थे। मैंने आपसे कल एक बात कही थी और वो क्वेश्चन आपको दिया था लेकिन आपने उसका मेरे को जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये कहा था
मैंने आपको कहा था कि अपन जो अब जो नेक्स्ट नेचर की बात करेंगे उसके अंदर हम ये बात करने वाले थे कि आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या अमोर्फस सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हो, या किसी भी अमोर्फस सॉलिड को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हो। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल हाँ, हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड के अंदर और किसी भी अमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हैं। और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, देखो भाई बोर्ड को, आप कैसे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अब तो लिख सकता हूं ना मैं इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जान के होंगे आप, क्रिस्टलीय ठोस, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड के अंदर, आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड के अंदर कैसे चेंज करोगे और अमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चेंज कैसे करोगे, और ये जो चेंज करने का तरीका है, इस तरीके को क्या कहा जाता है, ये आपको कोई बुक के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी बात एडवांस की करूं तो ये भी आपको आना चाहिए कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या हम अमोर्फस सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हैं, या किसी भी अमोर्फस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल हाँ, आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड के अंदर और किसी भी अमोर्फस सॉलिड को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हो। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं मैं भी बताता हूं आपको। पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस में और अमोर्फस सॉलिड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चेंज कैसे होता है। एक मिनट, अब देखो आप, मैं आपको बताता हूं कि क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में और अमोर्फस को क्रिस्टलाइन के अंदर आप चेंज कैसे करोगे, और कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस कैसे बनेगा और कोई भी अमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनेगा। देखो भाई बोर्ड के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और आपको बुकों के अंदर ही नहीं मिलेगा। देखो ध्यान से, मान लो अपने पास ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड कोई सा भी हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं बात करूं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यानी हिंदी में बात करूं अंत आणविक आकर्षण में, तो मैंने आपसे कहा था जितने भी सॉलिड होते हैं उनके अंदर अंत आणविक आकर्षण बल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब अगर आपको उन बलों को अगर तोड़ना है, मैंने कहा था अगर आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में और किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब आप उसका टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज। भाई जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जो पार्टिकल के अंदर जो फोर्स थे वो ब्रेक होते चले जाएंगे। ब्रेक का मतलब क्या होंगे, टूटते चले जाएंगे। और जैसे जैसे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चले जाएंगे, मैं कहूंगा सॉलिड किसमें चेंज चलेगा, लिक्विड। और जैसे टेम्परेचर आपने और इंक्रीज कर दिया वो गैस में, और इंक्रीज कर दिया प्लाज्मा में, और सबसे ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो मैं कहूंगा वो चला जाएगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड में। यही बात थी। तो मैं कहूंगा अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड के अंदर, सुना बात ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसमें चेंज करना चाहते हो, अमोर्फस सॉलिड में, मैं कहूंगा आप रेगुलर अरेंजमेंट से इरेगुलर अरेंजमेंट की तरफ मूव करो। तो बात सही कि नहीं, मैं कहूंगा आप व्यवस्थित जो आपने तरीका किया था उससे आप अव्यवस्था की ओर, मैं कहूंगा व्यवस्था से आप कहां बढ़ रहे हो, अव्यवस्था की ओर। और अव्यवस्था को क्या बोलते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, एंट्रोपी। क्या बोलते हैं भाई, एंट्रोपी। मैं कहूंगा आप जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उससे किधर मूव कर रहे हो, अमोर्फस सॉलिड की तरफ। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के नजरिए से बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप उधर मूव कर रहे हो जहां एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है। एंट्रोपी जानते हो ना, अव्यवस्था, रैंडमनेस, आवारागर्दी इसको आप बोल सकते हो कि जहां पे अणुओं को खुले घूमने की क्षमता, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं कि खुले घूमने की जिनको व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं अपन एंट्रोपी। तो मैं कहूँगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल बिल्कुल पास पास थे, रेगुलर तरीके से अरेंज थे और उनकी एंट्रोपी कम थी भाई। लेकिन जैसे अगर आप उनको हिट दी तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, और जैसे पार्टिकल दूर दूर होंगे बताओ उनकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, और एंट्रोपी इंक्रीज होगी किधर मूव करेंगे, वो लिक्विड की तरफ। अब हमको चेक करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस में चेंज होगा तो होगा कैसे। तो पहला काम क्या होगा, आप इसको करोगे सुपर हीट। सुपर हीट जान तो लिख रखा है मैंने आपको, नोट्स जो दी है उसके अंदर पूरा चार्ट बनाया हुआ है। सुपर हीट, सुपर हीटिंग का मतलब क्या है, इसको तेज गर्म करो। जैसे आप गर्म करोगे तो मैं कहूँगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल बिल्कुल पास पास थे बताओ वो दूर दूर होंगे ही नहीं, और जब पार्टिकल पहले पहले बिल्कुल पास पास थे अब थोड़े से दूर होंगे। जैसे दूर होंगे बताओ सॉलिड किसके अंदर चेंज होगा, लिक्विड के अंदर चेंज होगा कि नहीं होगा। मैं कहूँगा जैसे आपने सुपर हीट किया तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा भाई, लिक्विड के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। सुनना ध्यान से, हमको इनको गैसीय स्टेट के अंदर चेंज नहीं करना, हमको इनको गैसियस स्टेट के अंदर चेंज नहीं करना, क्योंकि हमको वापस क्या बनाना है, सॉलिड। तो हम लिक्विड तक ही छोड़ देंगे क्योंकि लिक्विड से सॉलिड बनाना बिल्कुल आसान होता है। तो आपने जैसे सुपर हीट किया तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो किसमें चेंज होगा भाई, लिक्विड में। अब क्या करोगे आप, जैसे सुना ध्यान से, जैसे ही ये लिक्विड स्टेट के अंदर है तो तुरंत जैसे ही आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को सुपर हीट किया वो लिक्विड में है, जैसे वो लिक्विड के अंदर है वैसे ही आपको उसको करना है सुपर कूल। क्या करना है, सुपर कूल, तुरंत ठंडा करना है। ठंडे करने मतलब क्या है सर, आपने सुपर कूलिंग क्यों की, बता रहा हूँ आपको, कोई रटाया नहीं जाएगा, समझाया जाएगा दूसरे तरीके से आपको। मैं कहूँगा जैसे आपने सुपर हीट किया तो मैं कहूँगा पार्टिकल दूर हुए। जैसे मान लो ऐसे मान लो आप कि पहले ये दोनों पार्टिकल पास पास थे,
जैसे आपने इसको हीट किया, ये दोनों पार्टिकल यहाँ आ गए, थोड़े से दूर हुए, और जैसे अगर आपने ठंडा कर दिया तो जो पार्टिकल जहाँ पे था बताओ वो वहीं की वहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ये तो मतलब होगा कूलिंग का। ठंडा मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल जहाँ पे था वो पार्टिकल वहीं का वहीं बैठ जाएगा। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अगर मान लो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कहूँगा बताओ ये गैसीय स्टेट की तरफ मूव करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? पार्टिकल थोड़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे, हमको इतना भी नहीं करना है। तो जैसे आप सुपर कूल करोगे तो जैसे आपके पार्टिकल अलग हुए वे वहीं रुक जाएंगे जहाँ पे वो थे। तो मैं कहूँगा जैसे अलग हुए वहीं की वो ब्रेक हुए। तो बताओ आपके पास पहले तो अरेंजमेंट को पास पास थी, अब बताओ अरेंजमेंट डिस्टर्ब हुई कि नहीं? जैसे अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी बताओ अमोर्फस सॉलिड बनेगा नहीं बनेगा? तो मैं कहूँगा शायद आपके पास जो सॉलिड बन के आ गया यहाँ पे वो सॉलिड कौन सा हो गया भाई? अमोर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड हो गया? अमोर्फस सॉलिड। बात समझ में आ गई होगी। पहले सॉलिड था जो पार्टिकल पास पास थे, जैसे आपने सुपर हीट किया लिक्विड स्टेट के अंदर, जैसे कूल किया जो पार्टिकल वहाँ पे थे वहीं बैठ जाएंगे। बताओ अमोर्फस सॉलिड बनेगा नहीं बनेगा? अब आप क्या करोगे, अमोर्फस सॉलिड को वापस किस में चेंज करोगे? क्रिस्टलाइन के अंदर। यानी आप मैं कहूँगा इरेगुलर से किधर मूव कर रहे हो? रेगुलर। मैं कहूँगा आप एंट्रोपी जहाँ पे कम हो रही है उधर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ तो एंट्रोपी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर, और पार्टिकल दूर दूर होंगे। बताओ रैंडमनेस इंक्रीज होगी नहीं होगी? तो यहाँ तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी ना भाई, और यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? कम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो अपने क्या था सुपर कूलिंग, अब सॉलिड वापस बन गया और सॉलिड को फिर आपको चेंज करना है तो क्या करोगे? पहले करोगे इसे वापस स्लो हीट। अब क्या करोगे, इसे थोड़ा गर्म करोगे। ज़्यादा गर्म कर दिया तो पार्टिकल और भग जाएंगे भैया दूर दूर, हमको कम हीट करना है। जैसे आप कम हीट करोगे बताओ वापस ये लिक्विड में चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा नहीं आएगा? इसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम अरे पढ़ाया जाता है आपको 11th के अंदर, इसे बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। एक चैप्टर चलता है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयन इक्विलिब्रियम, उसमें चलता है फिजिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है। इसे बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था इसको बोलते हैं। तो जैसे आपने कम हीट किया इसे, सॉलिड किसमें चल जाएगा भाई? लिक्विड में। अब आपको क्या करना है, जैसे लिक्विड में चेंज हुआ तुरंत आपको करना है इसको स्लो कूल, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे स्लो हीट किया है, यहाँ पे स्लो कूलिंग, जबकि यहाँ पे आपने सुपर हीट किया, यहाँ पे सुपर कूलिंग। सुनो बात यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे सुपर हीट करता, सोचो थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे सुपर हीटिंग करता तो मैं कहूँगा पार्टिकल दूर दूर हो जाते, और जब पार्टिकल दूर दूर हो जाते तो आप यहाँ पे सुपर हीट कूलिंग करते और सुपर कूलिंग में पार्टिकल वहीं क्यों जमा हो जाती? मैं कहूँगा एमोर्फस सॉलिड बताओ वापस एमोर्फस के अंदर चेंज होता ही नहीं होता। हमको एमोर्फस से क्या बनाना है? क्रिस्टलाइन। अगर आपको एमोर्फस से क्रिस्टलाइन बनाना है तो मैं कहूँगा पार्टिकल थोड़े पास पास होने चाहिए, रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए नहीं है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा गर्म करो, थोड़ा सा गर्म करोगे तो पार्टिकल थोड़ी हिलेंगे। मैं सोचूं ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और वहीं की वहीं आपको स्लो कूल कर दो, ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होते किस में चले जाएंगे? सॉलिड में, और जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का नाम होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस प्रकार आप क्रिस्टलाइन को अमोर्फस में और अमोर्फस सॉलिड किस में चेंज कर सकते हो? क्रिस्टलाइन में। और ये जो प्रोसेस है, ये तो आप इंतजार कर रहे थे, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम, सुनना ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिंग। एनिलिंग प्रोसेस। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस में और अमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो परिवर्तित करने का तरीका है, इस तरीकों को बोलते हैं भाई एनिलिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एनिलिंग। ये तरीका कहलाता है एनिलिंग। इस प्रकार आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड में और किसी भी अमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हो। कोई डाउट? ये बात थी अपने पास क्रिस्टलाइन की और अमोर्फस सॉलिड की, यहाँ बात खत्म हो गई। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको, वो पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमोर्फस तो पढ़ने ही नहीं हमको भाई। अमोर्फस से मतलब क्या है? जिनके अंदर रैंडमनेस ही बहुत ज़्यादा है, यानी जिनके अंदर एंट्रोपी का मान ज़्यादा है, उनको पढ़ने से हमको मतलब ही नहीं। क्या कभी आपने किसी आवारा बच्चे का अध्ययन करते सुना है क्या? आप उनको देखते हो, उनको पहचानते हो जो बिल्कुल सिंसियर है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है। तो मतलब यहाँ भी ऐसा ही होगा, आप अमोर्फस सॉलिड का अध्ययन यहाँ बिल्कुल नहीं करोगे। आप किसका अध्ययन करोगे? ओनली फॉर ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। सुनना बात यहाँ से, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस यौगिकों के प्रकार। देखो आपकी जो बुक है उसने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको 4 पार्ट के अंदर बांटा हुआ है। एक तो आयनिक सॉलिड, एक कोवेलेंट सॉलिड, एक मेटेलिक सॉलिड और एक अपने पास है मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस जिसको हम बोलते हैं। 4। अगर मैं फिर भी अगर थोड़ी बात करूँ आगे की, तो वैसे सॉलिड 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप। कौन कौन से? देखो आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं बात करूँ तो वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 टाइप कौन कौन से देखो आप ध्यान, फिर एक बाई एक हम उनका अध्ययन कर लेंगे। पहला अपन बात करते हैं एटॉमिक सॉलिड की।
एटॉमिक सॉलिड, एटॉमिक जानते हो ना, आणविक, अणु वाला। दूसरा अपने पास जो होता है वो होता है आयनिक सॉलिड। ये तो खूब पढ़ा है आपने, खूब यूज भी लेते हो दैनिक जीवन में। जैसे अपने इसका एग्जांपल है NaCl, नमक जिसको हम बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जो सॉलिड आता है दैट इज कॉल्ड मेटालिक सॉलिड, उसे बोलते हैं धात्विक ठोस, जिसके अंदर बंद होते हैं धात्विक, होते ही नहीं होते हैं। फिर अपने पास जो आएगा वो आएगा कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड। इसका जो बेस्ट एग्जांपल सब जानते हो, अभी ज्वेलरी शॉप में बहुत ज़्यादा मिलता है हीरा। हीरा किसका एग्जांपल होता है? कोवेलेंट सॉलिड का। और सबसे लास्ट में जो अपने पास आता है वो आता है अपने पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। अब आप कहोगे सर हमारी बुक के अंदर चार ही है भाई। मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो बनता है किससे? एटम। भाई एटम जब आपस के अंदर ऐड होंगे तब तो मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये देखो JEE के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नियोन, नियोन इज द एग्जाम्पल ऑफ, कि नियोन किस प्रकार के ठोस का एग्जाम्पल है। अब बताओ नियोन जो है वो सिंगल एटम है कि नहीं, तो ये मॉलिक्यूल तो हो ही नहीं सकता। इनमें से तो कोई सा होगा नहीं, क्योंकि नियोन जो है वो उत्कर्ष गैस होती है, नॉर्मल गैस होती है, तो इनमें से नहीं हो सकती, कोवेलेंट नहीं हो सकती। मेटल ही तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मेटल है ही नहीं। आयन ही नहीं हो सकती। अब बचा कौन? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर हो सकती है क्या? मॉलिक्यूलर कब होता? जब ये किसी का मतलब आपस में जुड़ती और किसी कंपाउंड का निर्माण करती। लेकिन आपको पढ़ाया जाता है 11th के अंदर कि जो नोबल गैस होती है वो किसी प्रकार के बंध का निर्माण नहीं करती, क्योंकि इनके अंदर जो विन्यास है वो बहुत ज़्यादा स्थायी। तो मैं कहूँगा जो नियोन है, बताओ कौन से सॉलिड का एग्जांपल होगा? एटॉमिक सॉलिड का। बात समझ में आ रही? इसलिए मैंने आपको इसको 5 कैटेगरी में बांटा है, एटॉमिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और लास्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोई डाउट? ये तो बैठी बात है, मैं बताना चाहता था आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते कितने प्रकार के। मेरे ख्याल से यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई हो। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी आगे की, बढ़ना तो उनको चाह रही है, ये थोड़ी बात कर ली मैंने, फिर भी आपको डाउट हो तो भाई। अब मैं आपको जो चारों सॉलिड है वो कोई अलग से तो पढ़ाऊंगा नहीं, ना इनसे कोई क्वेश्चन आने वाला है। अपन जो 4 टाइप के अंदर यानी अपन सारणी बनाएंगे, उस सारणी के अंदर जो पॉइंट इसके अंदर पूछे जाते हैं वो पॉइंट मैं आपको एक बाय एक डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल आराम से तरीके समझाते हुए। देखो तो यहाँ तो लिख रहा हूँ मैं गुण, कि हम कौन कौन से गुणों, यानी मैं इंग्लिश से बात करूँ प्रॉपर्टीज की, यहाँ तो क्या लिखेंगे? कौन कौन से गुणों की बात करें। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? कंपाउंड, या मैं कहूँगा सॉलिड। क्या आप कौन कौन सॉलिड? तो मैं कहूँगा एक तो ले लेते हैं अपन आयनिक सॉलिड, यही है। एक अपन ले लेंगे कौन सा? मेटल ही ले लो, मेटेलिक सॉलिड। एक कौन सा लोगे आप? कोवेलेंट। और एक लोगे आप मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक मिनट, 4 तरह हो गए। एक तो आयनिक सॉलिड, एक मॉलिक्यूलर मेटालिक सॉलिड, एक कोवेलेंट सॉलिड, और ये हमारे पास होता है मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, पहले ये चार्ट बनाया था, ये बना के दिए मैंने PDF के अंदर। एक ही लाइन में आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। पहली प्रॉपर्टी, भाई किसी भी आप सॉलिड का निर्माण करो, चाहे आप आयनिक लो, चाहे मेटालिक लो, चाहे कोवेलेंट लो, चाहे मॉलिक्यूलर लो, आपको कोई ना कोई पार्टिकल तो देखना ही पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या आता है अपने पास कि यहाँ पे पार्टिकल क्या होंगे? पार्टिकल तो जानते हो ना सब, अणु। कि इसके अंदर जो पार्टिकल, जो एटम या जो काम, मतलब पार्टिकल जो काम ले रहे हैं आप, वो कौन कौन से हैं? तो मैं कहूँगा अगर आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हो तो 100% बात सही है कि पार्टिकल्स क्या होंगे यहाँ पे? आयन्स। अब आयन क्या होते हैं? 2। एक तो अपने पास होगा कैटायन और एक अपने पास क्या होगा? अनायन। जैसे अगर मैं बात करूँ NaCl की, तो NaCl में ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो अपने पास कैटायन हो गया, और ये अपने पास एनायन, मतलब धनात्मक ऋणात्मक। समझते हो ना चीज़ को? दूसरी बात करो मेटेलिक्स। मेटेलिक के अंदर क्या होंगे? जितने भी होंगे सब मेटल्स होंगे। तो यहाँ पे एटम्स क्या होंगे भाई? मेटल्स, धातुएं। सोडियम हुई, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, डी ब्लॉक तो मैक्सिमम धातु ही होती। इधर आओ कोवेलेंट। कोवेलेंट के अंदर क्या होगा भाई? कोवेलेंट के अंदर क्या होंगे? एटम्स यानी परमाणु। क्योंकि परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन देंगे, साझा करेंगे और किसका निर्माण करेंगे भाई? कोवेलेंट सॉलिड का। एग्जाम्पल हीरा मान लो आप। इधर आओ मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल के अंदर एग्जाम्पल क्या होंगे? अरे मॉलिक्यूल ही तो होंगे भाई। 2 मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे, आपस में डाइपोल डाइपोल वन डबल जो भी इंट्रैक्शन है उनसे ऐड होंगे और किसका निर्माण कर लेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि पार्टिकल इसके अंदर आयन, सॉलिड में आयन होंगे, मेटल सॉलिड के अंदर मेटल्स होंगे, कोवेलेंट के अंदर एटम्स होंगे और मॉलिक्यूलर के अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरी विशेष बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है भाई। मैं कहूँगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IPF। IPF जानते होंगे आप? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंत आणविक आकर्षण बल। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, अंत आणविक आकर्षण बल। कि अंत आणविक आकर्षण बल कौन से होंगे?
सुनो, आयनिक सॉलिड की मैं बात करूं तो आयनिक सॉलिड के अंदर कौन सा होगा अंतःआण्विक आकर्षण बल? ये आयन्स है। और आयनों के अंदर कौन से बंध होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़े होंगे ना फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में होता है? आयनों के बीच में। उसे काम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? ये बोलते हो आप स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? आयनों में तो ये होता है। मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक होगा कि नहीं होगा भाई? यहाँ तो बॉन्ड ही कैसा होगा? मेटल। बताऊंगा मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कोवेलेंट के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? सीधी बात है, कोवेलेंट होगा। और कोवेलेंट क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? सहसंयोजक। पढ़ाया आपने, 11th चैप्टर चलता है केमिकल बॉन्डिंग में। और इसके अंदर कौन सा बंध होंगे भाई? वांडरवाल। जानते हो वांडरवाल्स कौन से होते हैं? सबसे वीकर बॉन्ड, सबसे दुर्बल बंध यही होते हैं भाई, वांडरवाल। इसके अंदर हाइड्रोजन को भी काउंट करते हैं। पता लग गया आपको? तीसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई? एमपी और बीपी, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। आयनिक सॉलिड है, हाई होंगे ऑब्वियसली सी बात, क्योंकि आयनिक सॉलिड बिल्कुल ठोस होते हैं। ठोस होंगे तो उनका तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा ही नहीं होगा। तो मैं कहूँगा इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे भाई? हाई। इधर दो मेटेलिक, मेटेलिक के भी क्या होंगे? हाई। लेकिन बात करूँ कोवेलेंट सॉलिड को, क्या हीरे को तोड़ना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मैं कहूँ इनके तो इनसे भी ज़्यादा होंगे, तो इसको बोलेंगे अपना वेरी हाई, कि सबसे ज़्यादा होते हैं भाई इनके तो। और इनके क्या होंगे? इनके अंदर तो बंदी दुर्बल है, और बंदी दुर्बल है तो उनको तोड़ना बिल्कुल क्या होता है? आसान। जैसे मैं बात करूँ वाटर, वाटर को आप तोड़ो इजीली डिसोशिएट हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे अपन? लो। कि यहाँ पे जो बंद है, मतलब यहाँ पे जो एमपीबीपी है, यहाँ तो हाई होंगे, यहाँ भी हाई होंगे, लेकिन कोवेलेंट के अंदर जो बंद है वो मजबूत है, यहाँ वेरी हाई होंगे और यहाँ अपने पास लो होंगे। यही बात थी। और लास्ट में बात करूँ कंडक्टिविटी की, चालकता। सबको पता है जो NaCl है वो आयनिक अवस्था में, यानी आयनिक स्टेट के अंदर, और मोल्टन स्टेट यानी गलित अवस्था के अंदर विद्युत का बताओ चालन करते हैं नहीं करते? तो मैं कहूँगा ये कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर जानते हो ना, चालक। लेकिन कौन सी स्टेट के अंदर? या तो अपने पास होंगी मोल्टन स्टेट, मोल्टन जानते हो ना, इसको बोलते हैं गलित अवस्था, जिसे जलीय विलीन अवस्था बोलते हो। या क्या होंगी ये? या तो मोल्टन स्टेट के अंदर होंगे, या कौन सी स्टेट होंगी अपने पास? या तो मोल्टन स्टेट, या मैं कहूँगा एक्वस स्टेट। दो स्टेट के अंदर होंगे, या तो मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट के अंदर। इधर दो मेटलिक के अंदर क्या होंगे? मेटल्स हैं, आयन बनेंगे अभी, तो ये भी क्या होंगे? कंडक्टर होंगे। चालक होंगे ही नहीं होंगे। क्या कोवेलेंट सॉलिड को आप तोड़ सकते हो क्या? जब तोड़ोगे नहीं तो क्या आयन बनेंगे? तो मैं कहूँगा ये अचालक होंगे। अचालक मतलब क्या होंगे? इंसुलेटर्स। और ये भी क्या होंगे फिर? इंसुलेटर। अचालक होंगे। कुचालक जिसको आप बोलते हो, इंसुलेटर। बात समझ मेरी? तो ये हमारे पास थे गुण आयनिक सॉलिड के, मेटलिक सॉलिड के, कोवेलेंट सॉलिड के और मोलिकुलर सॉलिड के। इसका एग्जांपल क्या होगा? सब जानते हो इसके एग्जांपल को, NaCl हुआ, KCl हुआ, एटसेट्रा। और दे रखा है टेबल के अंदर। मेटलिक सॉलिड के एग्जांपल क्या होंगे? जितनी भी धातु हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, Au, जितनी भी। इधर कौन कौन से होंगे कोवेलेंट के अंदर? जैसे डायमंड हुआ अपने पास हो गया ग्रेफाइट। मोलिकुलर के अंदर कौन कौन से? जैसे CO2 हुआ, P4, S8, I2, आयोडीन। आयोडीन में मोलिकुलर सॉलिड होती है। इस प्रकार क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा हुआ है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसी सॉलिड की चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।